नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 था और इकोनॉमिक्स के सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एंड इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन था इसमें कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन हैं जो एवरेज हैं एंड एक आध क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है। दो क्वेश्चन मुझे काफ़ी इजी लगे और बाकी मुझे लगे एवरेज, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे। बट आप जानते हैं कि यूपीएससी या इवन एचएस पीसीएस में हमें प्रीलिम्स के अंदर जो स्कोर करना होता है वो है अराउंड 50%। जैसे ये एग्ज़ाम सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी 2022 और 200 मार्क्स का ये पेपर है हमारा, एंड इसमें एस्टिमेशन है कि लगभग जो है जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास जा सकती है, जो पिछली बार से ज़्यादा होगी, ऐसा अनुमान कई एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। और दूसरी मेन बात क्या है कि अगर आप अंडरस्टैंड करें तो 100 मार्क्स आने का मतलब है कि आपके 50 क्वेश्चंस ठीक हैं। बट वही बात, हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग आंसर्स। बट ये बात तो साफ बिल्कुल है कि अगर हमें 50 क्वेश्चन ठीक से आते हैं तो 50% स्कोरिंग से भी हमारा काम चल जाएगा। ये बात है। उस नज़रिए से देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो हैं वो कैसे कैसे पूछे गए। सो लेट मी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, यहाँ बात की गई रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहां से बात साफ है कि ये बिल्कुल जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है इसे। तो जिसने अगर करंट अफेयर को ठीक से पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहा ये टॉपिक जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में कुछ मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं इसको। जैसे कई लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं होती है तो वो भी जान पाए कि ये चीज क्या है। रैपिड मतलब होता है कि तुरंत प्रभाव से। क्रेडिट मीन्स काइंड ऑफ लोन, पैसा एज अ लोन मुहैया करवाना, और फैसिलिटी मने सुविधा, और आप हिंदी में इसका ये मतलब होगा। इसके मतलब कि एक्चुअल में रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एक लोन की सुविधा है जो शायद इमरजेंसी सिचुएशन पे, जब जैसे मान लो इमरजेंसी, हमें देश में कुछ इमरजेंसी रखी हुई है फाइनेंशियल काइंड ऑफ, और हमें रैपिड बने बहुत जल्दी हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए देश की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए या फिर ऑफ ट्रैक होने से बचाने के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एक सुविधा है। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो फिर आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये तीनों बैंक हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब जान गए आप, लोन मुहैया करवाना डिफरेंट नेशंस को। तो अब बात यह है यहां से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मेन आप कह सकते हैं फाउंडर कह लीजिए चाइना है, इंडिया उसमें सेकेंड लार्जेस्ट फंडिंग करता है। आइए बात करें कि जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इनके भी मेंबर्स काफी ज्यादा है और इसमें इंडिया भी आता है। ये भी फंड्स मुहैया करवाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं देखिए चारों के चारों ऑप्शंस में एक बात तो साफ होती है कि ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका काम जो है वो अपने मेंबर नेशंस को किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इस तरह का क्रेडिट मींस लोन मुहैया करवाना। इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपको मैं गूगल पे अभी सर्च करवाऊं और लिखूं कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, तो नीचे न्यूज में आता है कि श्रीलंका ने ये फैसिलिटी के लिए आईएमएफ
के साथ रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के तहत कुछ लोन मुहैया कराइए, क्योंकि श्रीलंका में इस समय पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफी खराब है। वहां की जो इंटरनल फाइनेंशियल सिचुएशन है वर्स्ट हो चुकी है, इन्फ्लेशन पीक पे है एक तरह से, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है, विच मीन्स कि इंपोर्ट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में वो करेगा, जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, अगर इंपोर्ट बेस्ड कोई इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मीन ज्यादातर चीजें बाहर से खरीद के ही वो लेते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो कैसे वो अपनी डेली कंजप्शन की नीड को पूरा कर सकते हैं। दैट इज वाई उनको फंड चाहिए थे फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसकी एक फैसिलिटी है दैट इज कॉल्ड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जी प्रोवाइड। मैंने कई बार स्टूडेंट को क्लासेस में ऐसे कई बार कहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए फंड मुहैया करवाता है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनके लिए फंड मुहैया करवाता है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर पॉइंट यही है कि हम लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर पता करने नहीं आए हैं इसमें, इस सेशन के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे जो पीसीएस या एचएस एग्जाम आने वाला है उसके नजरिए से भी हम कुछ बातें यहां डिस्कस करें। तो एक्सटर्नल पेमेंट, जैसे अगर आपको मैं कहूं तो 1988 या 1990 का जो टाइम था, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज काफी कम हो गया हुआ था, और हम अपनी जो ऑब्लिगेशन थी हमारी इंपोर्ट की, उसका बिल पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा था। अराउंड $2 बिलियन का फॉरेक्स हमारे पास बचा था, और ये तकरीबन अगर हम इंपोर्ट करें तो उसका कहते हैं कि एक हफ्ते का ही बिल हम पे कर सकते थे। ये हमारी हालत उस समय हो चुकी थी। तो पॉइंट ये है कि हमने भी आईएमएफ का अप्रोच किया था। और आपने इंटरनल डेवलपमेंट करनी है, टॉयलेट से लेके स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाने हैं इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, तो वर्ल्ड बैंक इनको फाइनेंस करता है। और आपकी अगर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, विच मीन्स आपने इंपोर्ट करना है, फॉरेक्स बचा नहीं है, देश की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी क्रीमी हो चुकी है, तो समय के अंदर आप जो है आईएमएफ का अप्रोच करते हैं। जैसे इंडिया ने अप्रोच किया था 1980 और 2-3 बार अप्रोच किया था 90 तक। सो पॉइंट ये है कि इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो है वो जुड़ा है मामला श्रीलंका के साथ। थोड़ी सी पिक्चर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इफ इट इज पॉसिबल। एक काम करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड पे ले जाते हैं, एंड देन कुछ बात यहां से और अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक वो पिक्चर मैंने लॉस कर दी, तो कोई बात नहीं। बस उस पिक्चर में ये था कि मैं दिखा रहा था कि श्रीलंका के अंदर कैसे लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से वहां पे डेली यूज की आइटम जो है वो 10 टाइम्स बढ़ चुकी हैं उनके दाम के अंदर। अगर आपके पास सेविंग है और उस सेविंग का इस्तेमाल जब आप क्राइसिस में करते हैं, और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सामने आ जाए जहां इन्फ्लेशन इतनी पीक पे पहुंच जाए, आपके पैसे की वैल्यू कुछ नहीं बचेगी। Which means the rich person or medium class person or poor person, everybody will suffer because of inflation. Understand this, because of inflation the money value is lost in this case. और कोई चीज 10 रुपए की आती थी अब 100 रुपए की आ रही, which means for buying same thing you are paying 10 times more amount. तो ये इन्फ्लेशन वाली बात है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो एक तरह से ABCD वाला था। यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें कि आपके पास ऑप्शन ऐसी आती हैं कि वो पजल कर सकती हैं आपको, तो मैं उसी तरफ अब निकलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक हद तक जो है वो एक लेंथी है। अब ये जो सवाल हमारे पास है ये कहीं ना कहीं स्टैटिक से आया हुआ सवाल है। जो स्टैटिक इकोनॉमी है वहां से ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है आप इसको नेक्स्ट आईएएस से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आईएएस की बुक के अंदर एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, ये बात जरूर कि रमेश सर की जो बुक है या दत्त सुंदरम है, सुंदरम उनकी बुक है, वो मेंस के लिए तो बहुत बढ़िया है, प्रीलिम्स के लिए भी बढ़िया, ऐसी बात नहीं,
मगर जो नेक्स्ट आईएएस की बुक है इसके अंदर मैंने ये पाया कि जो स्टैटिक मटेरियल है उसके साथ साथ में जो करंट के पर्सपेक्टिव से वो टॉपिक किस तरह से बन सकता है वो भी दिखाया होता है। तो अब उसकी बुक पढ़ें। अब इसमें क्या कहा गया हुआ है देखिए जरा। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Appreciation of rupee means rupee की वैल्यू इंप्रूव करना, appreciation कहते हैं उसको। Increase in the real effective exchange rate indicates improvement in the trade competitiveness. ट्रेड के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की बात यहां की गई है। इसका मतलब क्या है? अगर ट्रेड के अंदर हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमारी जो गुड्स हैं वो फॉरेन मार्केट के अंदर जो हैं वो एक तरह से उनका रेट कम है, उनका प्राइस कम है और वो कॉम्पिटिट कर रही हैं बाकी गुड्स के साथ जो फॉरेन कंट्रीज के हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूं मैं। जब रूपी जब सपोज कर लीजिए जब इंडियन करेंसी फॉल करती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? जब इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी के सामने गिरती है, फॉल करती है, तो इसका एक एस्पेक्ट ये है कि भाई इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। दूसरी बात एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट सस्ता होता है तो मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट के अंदर सस्ता मिलेगा तो जो वहां के जो ग्राहक है फॉरेन मार्केट के अंदर या वर्ल्ड मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो हमारी गुड्स को बाय करना चाहेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट टू पे लेस फॉर द सेम थिंग। अगर कोई सेम चीज है जो चाइना से बनी है, इंडिया से बन के आई है, दुबई से बन के आई और मान लो यूएस में पहुंची है तो वो सारी चीजें जो एक जैसी है उनमें कोई फर्क नहीं है, तो एक ग्राहक जब उनको लेने आएगा वो क्या सोच के लेने आएगा? प्राइस देख के ही। दैट इज वाई हमारे देश में जो मार्केट है वो चाइना के लिए इंटरनेशनल मार्केट है। इंडिया के अंदर भी तो कई गुड्स हैं जो बन के आती हैं चाइना से या साउथ कोरिया से या जापान से, यूएस से। तो स्वाभाविक है कि हमारी मार्केट के अंदर मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए तमाम तरह की आइटम्स होती हैं। तो उन सभी कंट्रीज के लिए इंडिया एक इंटरनेशनल मार्केट है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। दैट इज वाई अगर चाइना का कोई प्रोडक्ट जो है सस्ता अगर होता है इंडिया के अंदर तो हम उसको बाय करने वाले, और हम करते हैं ऐसा। मेरे हाथ में जो टच पेन है वो चाइनीज है। मेरे घर के अंदर जो बहुत सस्ती डेली यूज की चीजें हैं प्लास्टिक की बनी हुई, चाइना से बन के आती है। हमारे पास फोन जो है वो चाइना से बन के आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो प्रोडक्ट जितना सस्ता होगा उतना उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा बिकता है। फिर खैर हम इसमें अब ज्यादा नहीं जाएंगे। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and read. Need and read वही nominal effective exchange rate और real effective है। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब इस तरह की जब ऑप्शंस आती हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि एक टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 1 2 2 3 1 and 3 तो थोड़ा सा ये टफ मामला है। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास 100% नॉलेज हो। ये जरूरी नहीं है। दे नेवर डिमांड फ्रॉम यू कि आपके पास 100% नॉलेज हो। अगर आपके पास 70% भी इंफॉर्मेशन है तो 70% इंफॉर्मेशन से भी आप ऑप्शन हिट कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या बात हुई कि अगर हमें पूरा पता ही नहीं है तो हम कैसे कोई ऑप्शन हिट कर दें, रिस्क नहीं इसके अंदर। चलिए आपकी बात को भी सही मानते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। Let me tell you, nominal effective exchange rate भी क्या है? एक हफ्ता पहले का मेरे पास डेटा है जो कहता है कि $1 $1 is equal to the 75 Indian rupee, 78 Indian rupee. This is the nominal effective exchange rate. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि अगर मुझे यूएस का $1 परचेज करना है तो मुझे 78 रुपये देने पड़ेंगे. काइंड ऑफ a domestic currency is exchanged with foreign currency with a rate is called nominal exchange rate. मैंने हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को दे के कितनी फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं. ज्यादा अच्छा रहेगा एक्सचेंज करना. तो दैट इज गॉट इट. तो हमें $1 बाय करने के लिए 78 रुपये देने पड़ेंगे. 1947 में सिचुएशन अलग थी. टू बाय $1 we had to just pay only 1 rupee, but because of excessive import of India, our currency has fallen. अब ये तो हुआ नॉमिनल एक्सचेंज रेट. अगली बात की इसके अंदर इंक्रीज. इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब ये है कि अब जो है $1 मान लो बन गया 70 रुपये. ये इंक्रीज हुआ. जब भी हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने की बात करते हैं कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी या बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी के सामने इंप्रूव किया. ये अंडरस्टैंड करिए. ये नहीं कि आप कहें कि $1 इक्वल टू अब जो है 80 हो चुका है. ये नहीं, ऐसे नहीं करना आपने. इसको देखने का नजरिया देखिए आप इसको कि $1 इक्वल टू 78 रुपये मान लो आज, और कल हो जाए 70 रुपये, विच मीन्स कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो इंप्रूव हुआ, वो इंक्रीज हुआ है. तो इस तरह से देखिए आप इसको. और इंक्रीज करना है 60 रुपये हो जाएगा $1. ऑलराइट. अब ये बात आप जान गए कि इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसका इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आप जान गए. तो यहां पे आपका जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा है लगातार. कहता है कि इससे ये इंडिकेट करता है एप्रिसिएशन ऑफ रुपी. क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां रुपी एप्रिशिएट हो रहा है? क्या इस केस में जो आपने नजारा देखा, क्या यहां पे एप्रिसिएशन ऑफ रुपी दिख रही है आपको? यस, रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि पहले हमें $1 बाय करने के लिए 78 रुपये का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, और अब हम कर रहे हैं ओनली 60 रुपये का. तो एप्रिसिएशन ही तो है, मींस द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी इज इंप्रूविंग. तो ये बात तो आसान थी. जिन्होंने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है वो अगर थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाए तो ये बात, मेरे फर्स्ट ऑप्शन तो उनके लिए आसान थी. अब जो है रियल इंक्रीज, अच्छा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. तो नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है? मैंने एक पिक्चर भी की थी यहां से कैप्चर, मगर लेट अस सी कि वो पिक्चर प्रॉपर सेव हुई कि नहीं. अगर नहीं हुई होगी तो हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, इसका सी बात नहीं है. सो लेट मी, हाँ जी, फॉर्चुनेटली ये हमारे पास है, और इसको यहां ले आते हैं थोड़ा सा. ठीक है जी, आइए. तो बड़े आराम से हम पेशेंस के साथ देखेंगे. हमारा पर्पज ये नहीं कि हम सीधे सीधे ऑप्शन हिट करें. हमारा पर्पज है कि हम लर्न करें कि क्वेश्चंस आए कैसे और हमने क्या किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना था. तो फाइनेंस मैनेजमेंट वालों ने एक पिक्चर क्रिएट की थी, एंड थैंक्स टू देम. नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस द रियल एक्सचेंज रेट, इनके बीच में डिफरेंस बताया हुआ है. नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, मीनिंग देखिए यहां पे क्या बोला उसने. इट टेल्स द करेंसी दैट कैन बी बॉट बाय 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी. वही बात है कि 1 यूनिट माने $1 जो है वो 78 यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी विच मीन्स रुपी को एक्सचेंज करने से हो रहा. तो ये एक तरह का एक्सचेंज इनके बीच में कि हम कितना बाय कर सकते हैं. इट कंपेयर जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ 2 कंट्रीज. ये 2 कंट्रीज के जनरल प्राइस लेवल को आपस में कंपेयर करता है. हमने जो यहां सीखा ये तो था एक्सचेंज रेट नॉमिनल वाला, कि कितनी फॉरेन करेंसी, सपोज करिए मुझे $1 फॉरेन करेंसी यूएस की लेनी है तो 78 रुपये देना पड़ेगा. ये नॉमिनल है. रियल में कुछ ही प्राइस लेवल की बात कर रहा है. प्राइस लेवल का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन डिफरेंट होगी. प्राइस का मतलब ये कि इन्फ्लेशन का मामला है. तो जो रियल एक्सचेंज रेट के अंदर होता है, रियल की हम बात करें तो इसके अंदर रियल
गुड्स एंड सर्विस को कंपेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है एक तरह से। रियल के अंदर नॉमिनल में करेंसी एक्सचेंज होती है, रियल में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होती है। आप बोलेंगे तो पजल हो रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। ये तो एक्सचेंज रेट, मान लीजिए एक बर्गर है, सपोज कर लीजिए, जो यूएस में मिल रहा है मान लीजिए $5 का, और वही बर्गर सेम मान लो मैकडी का बर्गर है, मैकडी का बर्गर है ये, और दोनों करेंसी, दोनों कंट्री में सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल आइटम्स। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो मान लो अगर बर्गर इंडिया में अगर एक बर्गर आता है मान लीजिए 80 रुपए का, सपोज कर लीजिए, सेम आइटम। अभी कुछ हद तक आप कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी वाला टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, थोड़ी देर आप मान के चलिए कि वही हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो $5 का जो $5 का जो बर्गर है यहां 80 रुपये का आ रहा है। तो जो रियल एक्सचेंज रेट होता है इफेक्टिव वाला, दैट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनटू होता है फॉरेन प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस। हम बहुत ही स्लोली इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम खाली ऑप्शंस को हिट करना नहीं, हमारा काम है कि इसे सीख लेना कि क्वेश्चन कैसे, हमारी जानकारी किस तरह की होनी चाहिए थी। तो देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मैंने अगर इंडिया और हम यूएस की बात कर रहे हैं तो अभी कितना है, ऐसे मान लीजिए 78 है, तो या के पास है 78 रुपये इनटू व्हाट इज फॉरेन प्राइस। फॉरेन प्राइस कितना है, वो ₹5 एक बर्गर का, अपॉन द इंडियन प्राइस ऑफ दैट बर्गर इज 80। सही है। तो हम 16 गुना 5 80 कट गया, और लगभग अगर हम इससे करें तो एक काम करते हैं, 78 है तो 16 गुना 5 80 होते हैं, तो 5 अप्रोक्सीमेटली 5। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या हुआ, रियल एक्सचेंज रेट जो आपके पास 5 ये बता रही है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि यूएस की एक आइटम और इंडिया की 5 आइटम्स के बराबर है। मैंने अगर वो वहां से एक आइटम देंगे, हमें यहां से 5 आइटम्स उनको देनी पड़ेगी। कंफ्यूज मत हो आप। जैसे अगर हम यूएस से एक बर्गर, अगर हम कहते हैं यूएस हमें एक बर्गर देता है, तो हमें उसको कितने बर्गर देने हैं, दैट इज 5 बर्गर देने हैं। ऑलराइट, तो पॉइंट टू बी नोटेड आउट कि हमने बर्गर का एक सिंपल एग्जांपल लिया था, दोनों आइडेंटिकल आइटम्स थी, और हमारे पास जो एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया वो हमारे पास क्या आया, 5, विच मीन्स कि एक यूएस की आइटम को हमें लेना है तो हमें 5 देनी पड़ेंगी उसको, और इसके पीछे कई तरह के रीजंस हैं, आप जान चुके हैं। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब बात क्या है कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इस तरफ ले आता हूं एंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए लेट मी, तो ये था सेकंड वाला कि एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो क्या इंप्रूव होने से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है? लेट्स अंडरस्टैंड। इंक्रीज इन इफेक्टिव,
मैं आपको बताता हूं इंक्रीज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 US गुड इज इक्वल टू 5 इंडियन गुड। ये हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। इंप्रूव होने का मतलब क्या है? इंप्रूव होने का मतलब कि हम डोमेस्टिकली हम इंप्रूव हुए, विच मींस अब 1 US की गुड के बदले हमें 4 ही देनी है। अब मुझे बताइए आप कि इस तरीके से क्या इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हुआ या वो काइंड ऑफ डिक्रीज किया कॉम्पिटिटिवनेस उसका, या फॉल किया, सॉरी। तो पॉइंट अब ये है कि अगर यूएस एक आइटम दे और हमें उसको 5 देनी हो तो ट्रेड माने एक्सपोर्ट के लिए वो ज्यादा अच्छा है या 4 देनी पड़ी ये अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए? आप जब दिमाग लगाइए, एक्सपोर्ट के लिए कौन अच्छी है? जैसे मान लो यूएस की लोग एक आइटम देते हैं, हम देते हैं उनको 5, और अब इस केस में जब इंप्रूवमेंट हुई इसके अंदर हम दे रहे हैं 4 उनको, तो यूएस का पर्सन डिमोटिवेट नहीं होगा कि अब 4 दे रहे हैं। इट शोज दैट कि जब इंप्रूवमेंट होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर तो हमारा एक्सपोर्ट फॉल करता है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। ऑलराइट, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ये था कि भाई फॉरेन कंट्री के अंदर हमारी गुड्स सस्ती हो जाती हैं और फिर ज्यादा बिकती हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, वहां पे हमारी गुड्स कॉम्पिटिटिव बन रही हैं, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। दैट इज वाई कई लोग कहते हैं कि भाई इसको सीधे याद कर लो कि जब इंक्रीज होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो हमारा एक्सपोर्ट फॉल करता है या फिर उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, और जब वो डिक्रीज करता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव कर जाती है। इस तरह से अब देखिए 2 ही स्टेटमेंट पढ़ने से एक बात साफ हो गई कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो तो सही थी, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे लिए गलत है। ये तो गलत हो जाती है, सेकंड गलत है, इंप्रूव नहीं होगा, ये करेगा फॉल, दैट इज फॉल इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब थर्ड स्टेटमेंट मुझे लगता है कि ये पजल कर देगी किसी भी स्टूडेंट को जो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है, मगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट तो इजी थी गेस करना, जिन्होंने किसी बुक से, चाहे रमेश सर की बुक है या बुक है मान लो नेक्स्ट आईएएस की कोई बुक है पढ़ी आपके पास, वहां से ले जाते हैं। अब देखिए सेकंड गलत है, विच मीन्स दैट कि यहां भी सेकंड है तो ये भी चला गया, यहां भी सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड स्टेटमेंट बताई गई तो ये भी चला गया यहां से, और ये भी चला गया, तो बचा कौन सा? फिर सी। इस तरह से तभी मैंने कहा बिगिनिंग के अंदर कि हमें 100% इंफॉर्मेशन हो ये जरूरी नहीं है, हमें 70% भी इंफॉर्मेशन अगर है तो हम कई बार क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, और कई बार नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि 80%, अराउंड 80% टाइम आप देखेंगे कि क्वेश्चन आप लगा सकेंगे। तो भाई ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। मैं चाह रहा हूं कि आप नोट्स इस तरह से बनाएं, प्लस मेरी कोशिश ये भी है कि आप इन टॉपिक को अपनी बुक में जाके सर्च भी करें और देखें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ये क्वेश्चन का आंसर देने में सफिशिएंट हैं कि नहीं। क्या आपको करंट अफेयर के अंदर जब ये चीजें पूछी जाती हैं या डिस्कस की जाती हैं तो आपको क्या उनको दोबारा से डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए? मेरे ख्याल से डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेटा होता है वो रॉ है, रॉ मीन्स कि आप उसको यूज ज्यादातर नहीं कर पा रहे होते हैं। डेली बेसिस आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वहां पर जब उनका यूज किया जाता है उन स्टेटमेंट्स का, उन आइडियाज का, तो इस तरह से रिफ्रेश होते हैं वो सारी बातें हमारे दिमाग में, और फिर हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फॉर बीइंग स्लो, बट मेरा जो मोटिव है वो मोटिव समझिएगा, एंड देन फिर हम कुछ बात बनेगी। हम ये एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत बातें जानते हैं, हम डिस्कस करें उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी प्रीलिम्स देना है या जो एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कि हमें आप अप्रोच कैसी लेनी है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भी थर्ड क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू, पढ़िए आप इसको, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. उसके बाद है कि if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If next statement है कि if
interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to reduce RBI induce मैंने उसको मोटिवेट करना, induce RBI to buy dollars. अब यहां से जो बात हमारे पास आती है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ऑप्शन सही कौन सी, वो बात की बात है. पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या चीज है. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, राइट. सो पहले आप ये जानिए, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. महंगाई क्यों होती है? क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, विच मीन्स इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देन देयर विल बी इन्फ्लेशन. और इफ देयर इज इन्फ्लेशन, इट results in fall of purchasing power of a currency. किसी भी करेंसी की जो परचेजिंग पावर होती है वो फॉल करती है. ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और सपोज 10% की इन्फ्लेशन अगर होती है तो अगले साल तक जो 1 लाख है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो 90,000 रुपए की हो जाए, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन थी 10% की, उसने हमारे पैसे, जो हमारा पैसा है उसकी 10% वैल्यू खा गई. दीमक की तरह होती है इन्फ्लेशन, दीमक. ऐसे लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है, टर्माइट्स, तो वो अंदर से चुपचाप से लकड़ी खा जाते हैं और हमें मालूम नहीं चलता. लेटर ऑन हम रियलाइज करते हैं कि हमने इसकी प्रॉपर सेफ्टी नहीं देखी. उसी तरीके से हमारा पैसा अगर हमारे घर में पड़ा हुआ है ऐसे ही और 1 साल तक पड़ा रहता है, तो ये टर्माइट जो है इन्फ्लेशन, ये उस पैसे की वैल्यू को खा जाती है. अर्थात 1 साल पहले जो 1 लाख की जो परचेजिंग पावर थी, 1 साल बाद अगर 10% इन्फ्लेशन है तो वो 90,000 की वैल्यू रखेगा, क्योंकि अब वो उसकी कीमत 90,000 के बराबर हो चुकी है मार्केट के अंदर. तो ये शो करता है कि टर्माइट की तरह होती है इन्फ्लेशन. मगर खैर वो दूसरी बात है. कई कंट्रीज हैं जिनमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले हफ्ते ही देखा हमने कि वो 7% क्रॉस कर गई है. तो क्राइसिस वाली सिचुएशन है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को लेके. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक तरह से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को 10 रुपी नीचे किया, क्योंकि हमारे देश के जो इन्फ्लेशन है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ फ्यूल, दैट इज डीजल एंड पेट्रोल. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है डेली यूज की चीजों का थ्रू ट्रक्स, और अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो ये इन्फ्लेशन पूरी ही प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगी. तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आप जान जाइए, बॉन्ड की तरह होता है ये. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, आप जानते हैं, वो एक फाइनेंशियल डेट है जो कह लीजिए इसको. तो गवर्नमेंट जो है वो जब बॉन्ड या सिक्योरिटीज को सेल करती है तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट ने बॉन्ड या सिक्योरिटी को अगर सेल किया है, बॉन्ड्स को सेल किया है अगर मान लीजिए, तो गवर्नमेंट ने तो बॉन्ड सेल किया, तो पब्लिक से उसने क्या लिया है? पैसा लिया है. तो गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा उठाया. क्या उठाया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने पब्लिक से उठा लिया भाई पैसा. तो गवर्नमेंट जब पब्लिक से पैसा उठाती है तो मार्केट में लिक्विडिटी, विच मींस पैसा कम हो जाएगा. तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा. अगर मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो ऑलरेडी डिमांड, तो इस कारण डिमांड फॉल कर जाएंगी. जब पैसा नहीं है तो पैसा उठा लिया गवर्नमेंट ने, तो डिमांड फेल कर जाएगी, और डिमांड अगर फॉल की तो इन्फ्लेशन भी फॉल कर जाएगी. इस तरह से गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई करती है. तो मान लीजिए गवर्नमेंट को आरबीआई को कह लीजिए अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो उसको डिमांड को डिक्रीज करना पड़ेगा. डिमांड डिक्रीज होगी जब मार्केट में लिक्विडिटी मींस पैसा, तरलता खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी. और ये खत्म या कम तब होती है जब मार्केट से पैसा उठाया जाता है, विच मींस जो गवर्नमेंट है वो सेल करती है क्या? सिक्योरिटी थ्रू आरबीआई. मगर ये तो कुछ उलट कह रहा है, क्या बाय करती है सिक्योरिटी को. ये कह रहा है कि अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय करेगा. नहीं, अगर सिक्योरिटी को बाय करता है तो वो फिर पब्लिक को पैसा देंगे उसके बदले.
पैसा आएगा तो और डिमांड बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो आगे बात जान जाइए कि गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई सिक्योरिटी को सेल करती है, सिक्योरिटी को सेल करती है, बॉन्ड्स को सेल करती है, तो पब्लिक उन बॉन्ड्स को, सिक्योरिटी को खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा सेफ वे है पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो फिर इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है, डिमांड कम होती है और महंगाई नीचे चली जाती। तो ये तो बहुत इजी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी थी, मगर दो और है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली तो मेरी नजर में आया कि भाई ये मेरे लिए, मैंने कहा आपको कि 70% अगर नॉलेज है तो क्या हम उस बेसिस पे भी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर सकते हैं विद 100% क्रेडिबिलिटी? तुक्का नहीं, 100% क्रेडिबिलिटी के साथ 70% इंफॉर्मेशन से आंसर करेक्ट करेंगे। कनिष्क कटारिया जो आई थिंक 2019 के या 20 के मुझे लगता है टॉपर थे, उन्होंने कहा था कि मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही किया है, मुझे 70% इंफॉर्मेशन थी, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन में मैंने 100% मैंने एश्योरिटी के साथ किया, मगर 70% इंफॉर्मेशन के साथ ही मैंने ज्यादातर क्वेश्चन क्लिक किए और वो क्वेश्चन उनके सही हुए। वो तुक्का नहीं था, वो ये था कि 70% इंफॉर्मेशन है तो आप राउंड ऑफ करते हैं कौन कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही और कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और फिर आप इस तरह से इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल गलत है तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जहां जहां भी है ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, तो ऑप्शन बी सही है ना। फिर इसका मतलब ये कि मुझे ये पढ़नी तक नहीं है कि क्या लिखा है ये। ऑलराइट, तो यूपीएससी को भी मालूम है कि ये कोई जो स्टूडेंट है वो पीएचडी होल्डर नहीं है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं कर रखी हुई है, वो थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो इसलिए उसने क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किए होते हैं कि स्टूडेंट जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े और उसी से गेस करना स्टार्ट कर दे कि क्या कुछ बन रहा है। तो यहीं से ऑप्शन बी बन गई थी, मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो भाई ये है कनिष्क कटारिया ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही कि इसी तरह से होता है। ज्यादातर जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करने आते हैं एग्जाम की, वो बेचारे जैसे उनको पता नहीं कि क्या है तो सोचते हैं कि हमें ये भी पता नहीं, अगर ये हमें पता तो हमें ये पता नहीं। अरे अगर आपको ये पता लग गया कि ये ऑप्शन गलत है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर फटाफट नीचे हिट एंड ट्रायल करो, एक तरह से हिट करो कौन ये गलत होगा फिर ये गलत, ऐसे करना आपने। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। थर्ड क्वेश्चन के साथ हम अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी लगे हाथ इनको ऑब्जर्व करें और इसी तरीके से आई थिंक हमें हर एक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करना चाहिए, ताकि अगर सेम या उनसे जुड़े क्वेश्चन अगर आ जाएं तो हमें उनको कैसे हिट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ को मैं चाहता हूं आप एक बार प्रॉपर्ली चेक करें। मैं पढ़ता हूं इसको। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is an initiative endorsed by G20 together with Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. कर्जा उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट की बात आ रही है और चेक करते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क। G20 कॉमन फ्रेमवर्क न्यूज में क्यों रहा था, क्या कारण है, हम उसकी एक काम करते हैं, हम इसको साइड पे यहाँ ले जाते हैं। कुछ पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी, मैं उन पिक्चर को भी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो G20 है जी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। चलिए यहाँ, तो एस्पिरेंट्स भाई ये है हमारे पास G20 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, रशिया, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया ऑल्सो। There is an interruption. Let's wait for a while.
आई एम सॉरी, हम बीच में इंटरप्ट हो गए थे और बढ़ते अपने ही डिस्कशन की ओर आगे। तो मैंने अभी ये कहा था आपको कि ये मेंबर्स हैं G20 कंट्रीज के, और आगे आने वाले HS एग्जाम के अंदर आप जानते हैं कि हो सकता है कि G20 जो नेशंस हैं, क्योंकि देखो UPSC एग्जाम हुआ है, कुछ हद तक एक आध क्वेश्चन हो सकता है मोटिवेट वहां से हो जाए, या नहीं भी हो तो भी आपको हर क्वेश्चन की ग्रिलिंग ऐसे करनी चाहिए, तो हमारी इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रेच है बढ़ जाएगा। G20 जो नेशंस हैं वो ये हैं हमारे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 नेशंस का ये एक ग्रुप है। मगर जो यूरोपियन यूनियन है बेसिकली वो एक यूनियन है ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो एक्सेप्शन है कि एक कंट्री नहीं, तो यूनियन है, तो 20 है एक तरह से, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बोल देते हैं रफली लोग। यूनाइटेड किंगडम जो है अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, ये बात आप जानते हैं। अब बात यहां से क्या आती है? बात यहां से आती है कि G20 जो कॉमन फ्रेमवर्क है वो न्यूज में क्यों रहा है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो आपको बता दूं, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैंने पाया कि जो न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उस न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है ना, वो जो हेडिंग्स हैं, सपोज जैसे फ्रंट पेज हमारे पास है इस न्यूज़पेपर का, तो फ्रंट पेज पे मान लो कोई 9 हेडिंग्स हैं, तो उन 9 हेडिंग में जो इकोनॉमिकल टर्म्स लिखे गए हैं, रिगरस इकोनॉमिक टर्म्स, ऐसे उसमें एक मैंने पढ़ा, तो एक साल पहले से लेके अब तक मैंने देखा कि हर महीने इस न्यूज़पेपर पे डिस्कस हो रहा है G20 कॉमन फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा है। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या चीज थी? G20 कंट्रीज या नेशंस ने, ग्रुप ऑफ नेशंस ने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया, और इस कॉमन फ्रेमवर्क का क्या मतलब था डिस्कस करते हैं। ये किस बारे में था? तो एक कॉमन फ्रेमवर्क था कि जो इनकी मेंबर नेशंस हैं उनमें जो लो इनकम कंट्रीज वाले हैं, जिनकी इनकम लो इनकम कंट्रीज, जिनकी इनकम जो है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि $13-20 पर कैपिटा से कम है, एज पर द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ लो इनकम कंट्रीज। तो अब बात आती है यहां से कि लो इनकम जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करना है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण काफी इकोनॉमी धराशायी हुई। जो बड़ी इकोनॉमीज थी उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत जल्दी होती है, और जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं तो उन पे इस तरह की मार पड़ जाए, उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। इंडिया भी मैं कहना चाहूंगा कि आप बेशक ये मिडिल इनकम में आ चुके हैं, $2000 पर कैपिटा पर पर्सन मीन्स उससे ऊपर आ रखी समय पे। बट मैं मानना चाहूंगा कि अभी इंडिया की सिचुएशन भी हेल्प लेने वाली ही थी, तो इंडिया को भी काफी हेल्प मिली है इससे। तो आपको बताऊं, ये पेरिस क्लब जो है ना, इस पेरिस क्लब के अंदर ये डिस्कशन हुई थी। पेरिस क्लब भी काफी न्यूज में रहा, तो पेरिस क्लब के साथ डिस्कशन हुई थी। पेरिस क्लब एक मेंबर ग्रुप है जिसका पर्पस है कि फाइनेंशियली हम कैसे एक दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करें, स्पेशली वो कंट्रीज जो कि डाउन ट्रोडन है या जिनकी जीडीपी भी बहुत कम है, उनके अंदर जो कंडीशन है, वे ऑफ लिविंग है, वो काफी पोर है लोगों की, तो उनको कैसे हेल्प किया जाए। और स्पेशली इस तरह के पैंडेमिक में, और आप इंडिया में देखिएगा पैंडेमिक में कैसे गरीब व्यक्ति, मजदूर लोग बसों में भर भर के निकलते हैं बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो किए। वो कैसे करेंगे? सबको ये पड़ी कि खाएंगे क्या? दिल्ली में मार्केट बंद है, चंडीगढ़, बड़ी बड़ी सिटीज के हम बात कर लेते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, मार्केट क्लोज हो रही है और लोगों को अब रहने तक का पैसा नहीं बचा लोगों के पास, तो क्या करें? 300 किलोमीटर भी लोग पैदल निकल पड़े बच्चों को गोद में लिए हुए। तो दिस वाज द वेरी क्लासिकल केस जहां पे मालूम चला हमें कि इंडिया एज अ कंट्री जिसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है,
उनको कैसे आपने संभालना है इस सिचुएशन के अंदर। तो भारत सरकार ने उनके खाते में 500 रुपए डाल दिए। दे वर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल दिस क्राइसिस। व्हाट टू डू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन पे लगा दें, इसलिए जो है हमें जरूरत है हेल्प की उस समय पे। तो पहली बात तो सही होती कि इट इज इनिशिएटिव ऑफ G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। पेरिस क्लब मैंने बात कर दी, किस बारे में है ये? इट इज द इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। बिल्कुल भाई, इंडिया की बात कर लीजिए, दूर क्यों जाएं। इंडिया का डेट क्या हो चुका है? तो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि आज की डेट में अगर हम इंडिया का डेट देखेंगे तो तकरीबन 55 बिलियन यस रुपीज। इसको हम हिंदी में लिखें तो 55 करोड़ रुपए, लगभग 55 से लेके 60 कह सकता हूं मैं, लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा इंडिया का है। भारत का बजट जो है वो 35 से लेके 37 लाख करोड़ तक पहुंचा है, तो उसे दोगुना मान लीजिए कि हमारे ऊपर कर्जा है। तो इतना डेट रिडन है हम लोग। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये वाली भी और ये वाली भी इस केस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं थी, जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, इसमें कोई इकोनॉमिक कोई खास चीज है नहीं। मगर हाँ, G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये एक न्यूज है जो कि इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है, और इनमें दोनों बातें सही है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, विच मीन्स करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से तो ही आप इसको लगा पाएंगे। कोई ये टेक्स्ट बुक्स में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। टोटली करंट अफेयर क्वेश्चन, दैट इज द पॉइंट। इसके बाद हम ऑप्शन हमारी जो सी सही है, ऑप्शन सी सही है यहां पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिफ्थ, इसको ध्यान रखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के बारे में कहा गया। और बॉन्ड आप जानते हैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी या गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसा उठाती है। उनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। गवर्नमेंट का डिफरेंट पर्पस है, किसी एक कंपनी का डिफरेंट पर्पस होगा। पर हम इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की बात करेंगे। एक पिक्चर मैंने स्टोर की थी, डाउनलोड की थी, चाहता हूं कि आपको दिखा दूं अगर यहां पे है तो। ग्लोबल मार्केट प्लेस G20 इन्फ्लेशन मेन, लेट मी रैपिड फाइनेंसिंग का, इट वाज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो ये तो नहीं है, ये तो फंजिबल नॉन फंजिबल मेन ग्लोबल मार्केट प्लेस, हाँ इंडेक्स बॉन्ड, ये चीज है। थोड़ी क्लैरिटी कम है इसके अंदर। इस टॉपिक में मैं चाहूंगा कि आपको मैं पूरा इसको बता दूं क्या है ये। मैं पढ़ूंगा, आप देखिएगा इसको। इंडेक्स्ड बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। जिससे हम, मार्केट मीन्स पीपल, मार्केट से पैसा उठाते हैं। गवर्नमेंट का पर्पस होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और कंपनी का पर्पस है अपने आप को फाइनेंस करना उससे। इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड दैट रिलीजेस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो प्राइस पे डिपेंड करेगी। नॉर्मली मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परचेज किया, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड रिलीज किया है, वो ग्रीन बॉन्ड है, कोई दूसरा बॉन्ड है, जो भी है, एक बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया और उस बॉन्ड की मान लीजिए कीमत जो है वो 10,000 रुपए होगी मेच्योरिटी होने पे। सपोज व्हेन इट बिकम्स मैच्योर, चाहे 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर जो भी है,
तो अगर 10,000 रुपये इसकी कीमत है तो ये फिक्स अमाउंट है, विच मीन्स कि स्टेबल अमाउंट है, चिंता की बात नहीं, आपको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जब बैंक में पैसा डालते हैं तो आप जानते हैं कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो शफल करते रहते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन काफी है। मगर यहां पे बॉन्ड में फिक्स मिलेगा, अगर है मैच्योरिटी पे 10,000 मिलेगा। बट ये बॉन्ड है फिक्स वाला। कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉन्ड के अंदर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 11% की है, जस्ट इमेजिन दिस, तो आपने कुछ कमाया नहीं, आपने 1% पैसा अपना लॉस कर दिया, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस ऑफ 1%। तो इस सिचुएशन के अंदर एक और तरह की चीज हमारे पास आती है, इंडेक्स्ड बॉन्ड, जो कहता है कि बॉन्ड की जो वैल्यू होगी ना, जो बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे 10% है या जो भी ये फ्लक्चुएटिंग होंगे, विच मीन्स जो इन्फ्लेशन या मार्केट के अंदर जो प्राइस होंगे ना उनको देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा। विच मीन्स इस फिक्स सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि इन्फ्लेशन 11% की थी तो उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ, लॉस हो गया इन बॉन्ड के अंदर। तो जो बॉन्ड होल्डर है उसको हमेशा प्रॉफिट में रखने के लिए, फायदे में रखने के लिए इंडेक्स्ड बॉन्ड जारी किए गए हैं। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका बढ़ा देंगे। जैसे मान लो 11% इन्फ्लेशन है तो इसको सपोज कर देंगे 16%, ताकि एटलीस्ट 6% वो प्रॉफिट में रहे। पर महंगाई मान लीजिए अगर हो जाए, जैसे नॉर्मली महंगाई रहती है 5% के आसपास, पर महंगाई अगर 1% हो जाए तो फिर जो आपका 10% ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको ले आएंगे ये 6% पे। एक तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बात को, विच मीन्स एक सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ मार्जिन प्रॉफिट में देना, वो उसका पर्पस होता है। तो अगर महंगाई घटेगी तो ये भी घट जाएगा, महंगाई बढ़ेगी तो इसको बढ़ा देंगे ताकि प्रॉफिट में रहे वो बॉन्ड होल्डर। जबकि फिक्स में कोई ऐसा नहीं होता है। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड्स रियल इंटरेस्ट रेट्स, बिल्कुल रियल में आपको मिलेगा इंटरेस्ट, ये नहीं कि इन्फ्लेशन ऊपर चले गए तो आप घाटे में, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन के इफेक्ट से आपको बचाता है। यील्ड हाई रिटर्न कंपैरेटिवली, हाँ ज्यादा रिटर्न तो इसमें मिलेगा। लेस वोलेटाइल एंड रिस्की कंपैरेटिवली, ये वोलेटाइल कम है एंड रिस्की हो सकता है। ऑथेंटिक एंड रिस्क फ्री इन नेचर, लेस वोलेटाइल एंड लेस रिस्की, ऑथेंटिक एंड रिस्क फ्री, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये काफी बातें कही गई, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं पूरा लेक्चर दे दूं इसके ऊपर, मगर पहली बात आप देखिए यहां पे, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ IIB, बिल्कुल कूपन रेट जिसके ऊपर होता है उसको रिड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ, मैंने पहले कह दिया कि इसके अंदर ये इसके प्राइस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो पहली बात तो सही है। IIB provides protection to the investors from uncertainty regarding inflation, बिल्कुल सही है कि अनसर्टेनिटी जो होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की, कभी कम कभी ज्यादा, इस कारण भी, जैसे मान लो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, इन्फ्लेशन 11% की, आपने लॉस कर दिया। तो जो अनसर्टेनिटी है इन्फ्लेशन की, इससे आपको बचाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गई जी, ये तो थी। The interest received as well as capital gain from IIB is not taxable, तो बिल्कुल गलत है। कैपिटल गेन टैक्स हमेशा लगता है। मगर आप जैसे सपोज अपने बॉन्ड को सेल किया और आपकी इनकम हुई मान लो 1,00,000 रुपए, अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपए हुई है तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, विच मीन्स कि टैक्सेबल नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। यहां से टैक्सेबल होती है, आप जितना पैसा अर्न करेंगे थ्रू दीज बॉन्ड्स और सेलिंग दीज बॉन्ड्स, तो अल्टीमेटली आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हुई, बाकी कोई भी सही नहीं है, क्योंकि थर्ड गलत है तो थर्ड यहां भी गलत हुई, सारी ऑप्शन नहीं सही है इसके अंदर, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन 5 के बाद मैं चाहूंगा हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम माउंट करते हैं। तब तक आपने जो नोट करना है नोट कर लें आप साथ साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूं।
with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? तो आपसे पूछा गया है कि जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज है उनसे अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट्स उनके बारे में जो है वो सही है। चलिए, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो देखिए, पहली बात तो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज की हम बात करेंगे और इसके साथ में थोड़ी और बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। लेट मी ड्रॉ पिक्चर। फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज, global marketplace and G20 RBI projects mean fungible, non fungible। चलिए, नॉमिनल एक्सचेंज कौन सी पिक्चर है? चलिए, खैर पिक्चर तो हमारे पास नहीं है, मगर खैर मैंने पिक्चर बनाई थी, इसमें फॉरेन कंपनीज काफी ज्यादा थी। तो अल्टीमेटली पर्पस हमारा उसके अंदर सिर्फ एक था कि किस तरह से चीज। तो देखिए, ई कॉमर्स कंपनीज की हम बात करें तो ई कॉमर्स कंपनीज कौन कौन सी हैं? आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज की जहां तक हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स कंपनीज में, और कौन सी? फॉरेन वाली, जिनकी वेबसाइट पे आप जानते हैं ऐप के ऊपर आप बाइंग करते हैं, चीजें खरीदते हैं। तो इसमें अमेजॉन है फॉर एग्जांपल। अमेजॉन एक एग्जांपल हमारे पास है जो एक फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है। ऑलराइट, तो अमेजॉन एक फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है एंड इसके अंदर हम बात करें तो उसने कहा है कि जो फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं यहां पे, इनके बारे में कौन सी बात सही है? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। और दूसरी, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। अब बात क्या है कि क्या वो अपनी गुड्स को यहां सेल कर सकते हैं, ये बात यहां से आती है।